गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी बात करेंगे क्लास 11th के मोशन चैप्टर के बारे में। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बतला दिया था कि जो मोशन चैप्टर होता है उसमें हम लोग किस प्रकार से गति के समीकरण को साबित करते हैं, प्रूव करते हैं। आज हम लोग इस नए वीडियो में बात करेंगे ग्राफ के बारे में, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि गति के समीकरण को हम लोग ग्राफीय विधि से भी साबित कर सकते हैं, परंतु ग्राफीय विधि से साबित करने के पहले हमें जानना होगा कि आखिर ग्राफ क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे ग्राफ पर। ग्राफ क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आज आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं ग्राफ से रिलेटेड, वे सारे सवाल जो है समाप्त होने वाले हैं। आप सिर्फ अंत तक मेरे वीडियो के साथ बने रहें, लास्ट तक आपको पूरी कॉन्सेप्ट जो होगा वह क्लियर होगा, जो ग्राफ से रिलेटेड होगा। तो बात करते हैं, क्योंकि ग्राफ जो होता है एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स का जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को सस्पेंस रहता है कि ग्राफ को कैसे समझा जाए। तो पहले जानेंगे कि ग्राफ आखिर है क्या। तो ग्राफ क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। ग्राफ का मतलब कि एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके सहारे हम लोग गति के जो विभिन्न पहलू होंगे, ढेर सारे पहलू होते हैं गति के, जो कि ग्राफ में हम लोग बात करेंगे। तो गति के जो विभिन्न पहलुएं हैं, उन पहलुओं का जो विश्लेषण जो होगा, जो उनका निरूपण जो होगा, उन सभी को हम लोग ईजिली जो है ग्राफ की मदद से करेंगे। तो पहले जानते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गति से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, आसानी से उसका निरूपण करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो ग्राफ एक क्या है, साधन है। एक क्या है, ये साधन है, एक व्यवस्था है। चलिए, तो ग्राफ को खींचने के लिए आपको 2-3 नियम आपको याद रखने होंगे। ऐसे तो ग्राफ में बहुत सारे नियम होते हैं, कुछ नियमों का जिक्र आपको क्लास 9th में भी है, परंतु यहाँ पर कुछ हम लोग स्टैंडर्ड लेवल पर बात करेंगे कि ग्राफ में कौन कौन से नियम ज़्यादा आवश्यक है। तो हमें आवश्यकता होती है इसमें 2 निर्देशांक की। एक जो होता है x अक्ष पर होता है और दूसरा जो होता है y अक्ष पर होता है। यानी x अक्ष के लिए जो निर्देशांक होगा और y अक्ष के लिए जो निर्देशांक होगा, यहाँ पर ग्राफ में हमें आवश्यकता पड़ेगी। निर्देशांक कहने का मतलब क्या, निर्देशांक कोऑर्डिनेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। निर्देशांक का मतलब क्या होगा कि निर्देश करने वाला अंक, यानी इंडिकेट करने वाला अंक, सूचित करने वाला जो अंक होता है उसी को हम लोग निर्देशांक कहेंगे। तो जैसे मान लिया जाए x अक्ष है आपका, एक है आपका y अक्ष। तो x अक्ष जो होगा, तो x अक्ष पर जो अंक को रखेंगे वह x अक्ष के लिए निर्देशांक होगा, y अक्ष पर जो अंक को रखेंगे वह y अक्ष के लिए निर्देशांक होगा। सिंपल, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आपको यह भी याद रखना होगा कि x अक्ष जो होगा वह स्वतंत्र होगा और y अक्ष जो होगा वह निर्भर करेगा, यानी कि आश्रित होगा। यानी एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट जो होगा वह आपको x अक्ष पर होगा और जो डिपेंडेंट होगा वह जो होगा y अक्ष पर होगा। कहने का मतलब कि x अक्ष पर जो भी हम भौतिक राशि को रखेंगे वह स्वतंत्र माना जाएगा, वह स्वतंत्र होगा, और y अक्ष पर जो भी भौतिक राशि को रखेंगे वह x अक्ष पर निर्भर करेगा। जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको मैं बतला दूँ कि कैसे हम लोग समझेंगे कि स्वतंत्र है और एक जो है कि निर्भर कर रहा है। जैसे मान लिया जाए किसी क्रिकेट मैच के 2 भौतिक राशि को ले लिया मैं, एक लिया x अक्ष पर और एक लिया y अक्ष पर। तो x अक्ष पर जो भौतिक राशि होंगे वह स्वतंत्र होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया ओवर, सपोज दैट 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 4 ओवर तक दिखला दिए।
और y अक्ष की तरफ रन को ले लिया, तो सपोज डेट 10, 20, 30, 40 या 5, 10, 15, 20, यानी कि ये रनों की संख्या है जो कि अपने मन से आप रख सकते हैं अंक को। तो मान लिया जाए कि ये जो रन जो है यह क्या है, एक भौतिक राशि को इंडिकेट कर रहा है कि इधर रन है और इधर जो है एक्स अक्ष पर ओवर है। तो ओवर और रन के बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं। तो ओवर जो होगा एक्स अक्ष पर यह स्वतंत्र होगा, यानी कि ओवर डिपेंडेंट नहीं होगा। कौन डिपेंडेंट होगा? रन डिपेंडेंट होगा, यानी कि ओवर पर रन निर्भर कर रहा है, न कि रन पर ओवर निर्भर कर रहा है। जैसे सपोज डेट यदि कोई कहता है कि 10 ओवर में आपको 50 रन चाहिए, तो यानी कि 10 ओवर जो हुआ वह स्वतंत्र हुआ, परंतु 50 रन जो हुआ यह स्वतंत्र नहीं है, यह निर्भर करने वाला है किस पर? तो ओवर पर। लेकिन यदि कोई कहता है यहाँ पर कि रन जो है यह स्वतंत्र है, तो यह गलत होगा, क्योंकि यह स्वतंत्र नहीं है, यह आपको स्वतंत्र कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि कोई कहता है कि 5 रन 1 ओवर में लगेगा, तो यह गलत कॉन्सेप्ट होगा। परंतु 1 ओवर में 5 रन लग सकते हैं, 1 ओवर में 5 रन से ज़्यादा लग सकते हैं, यानी 1 ओवर में 6 गेंदे ये तो फिक्स है आपको, परंतु ये 6 गेंद में कितने रन आएंगे यह फिक्स नहीं है। तो जो फिक्स नहीं है यहाँ पर वह स्वतंत्र नहीं माना जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है एक्स अक्ष पर निर्देशांक जो भी होंगे, जो अंक होंगे वह आपको स्वतंत्र होंगे, और जो वाई अक्ष पर जो अंक होंगे वो स्वतंत्र नहीं होंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग का आता है कौन सा ग्राफ? तो यह दूरी समय ग्राफ आता है, यानी कि ग्राफ को हम लोग पहले दूरी समय ग्राफ के रूप में समझेंगे और फिर ग्राफ से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। परंतु पहले जानते हैं कि ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक ग्राफ खींचा, एक है एक्स अक्ष, एक है वाई अक्ष, दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर होगा ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सपोज डैट एक्स अक्ष पर मैंने समय को ले लिया। और एक और चीज़ अपने माइंड में रखिएगा आप कि आप किसी भी टर्म में इसको लिख सकते हैं। समय को आप सेकेंड में लिखिए, घंटा में लिखिए, मिनट में लिखिए, है ना। दूरी को आप जो है, डिस्टेंस को जो है, दूरी को जो है आप मीटर में लिखिए, सेंटीमीटर में लिखिए, परंतु प्रत्येक टर्म जो होगा वह एक ही फॉर्म में होगा। मतलब मीटर है तो सभी को मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप यानी कि यूनिट जो रखने वाले हैं वह आप किस सिस्टम में रखने वाले हैं वह दिया गया क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो दूरी और समय यानी दूरी समय ग्राफ ना, इसको पढ़ेंगे कैसे? दूरी समय ग्राफ। यहाँ पर वेग होगा तो वेग समय ग्राफ, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि दूरी समय ग्राफ हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि यहाँ पर ले लें हम, सपोज डैट यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और समय सपोज डैट सेकेंड में है, यानी कि पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड और चौथा सेकेंड। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दूँ 5, वैल्यू आप अपने मन से लिख सकते हैं 10, 15, 20, यानी कि ये दूरी जो है सपोज डेट मीटर में है, यानी कि 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। सपोज डेट आप पहले सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय किए, तो आप पहले सेकंड के सामने जाइए और 5 के सामने जाइए, यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए और सभी को मिला दीजिए। यानी कि पहले सेकंड में हमने कितना दूरी तय किया? तो 5 मीटर का दूरी तय किया। अगले दूसरे सेकंड में सपोज डेट आप 10 मीटर की दूरी तय किए, तो 10 के सामने जाइए, 2 के सामने जाइए, सबको मिला दीजिए। इसी प्रकार से तीसरे सेकंड में आप 15 मीटर की दूरी तय किए, 15 के सामने जाइएगा और 3 के सामने जाइएगा, सभी को मिला दीजिए। और आगे इस प्रकार से बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ दूरी समय ग्राफ हमें मिला। दूरी समय ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है? तो हमें चाल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यह दूरी अगर यहाँ पर सपोज डेट विस्थापन का काम करें, विस्थापन समय ग्राफ की बात करें, तो विस्थापन बटा समय किसको इंडिकेट करेगा? तो वेग को। वेग बराबर क्या होता है?
विस्थापन बटा समय, यानी कि विस्थापन समय ग्राफ किसको इंडिकेट करेगा? वेग को इंडिकेट करेगा, यानी कि वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। अब देखिए वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है ग्राफीय विधि से, उसको भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे सपोज दैट आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी का मतलब कि आप यहाँ पर आप उसका स्लोप निकालिए, यानी कि स्लोप जो होगा वह किस में रहेगा? तो tan ऑफ थीटा के रूप में रहेगा ना, tan थीटा के रूप में रहेगा। कैसे? तो अब इसको मैं यहाँ पर सोल्व करके बतलाता हूँ कि किस प्रकार से वेलोसिटी जो होगा वह स्लोप के सहारे, यानी कि ढाल के सहारे निकाला जा सकता है, tan थीटा के सहारे निकाला जा सकता है। तो आप इसको समझिएगा। वेलोसिटी का मतलब कि यहाँ पर क्या बतला रहे हैं हम? स्लोप का मतलब ढाल। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर थीटा है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि यहाँ O है पॉइंट, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ पर C है। इस ग्राफ में यदि आपको कहेगा OA रीजन, क्षेत्र अलग अलग है, OA क्षेत्र है, OB क्षेत्र है और OC क्षेत्र है। यदि आपको कहता है कि OA क्षेत्र का आप वेलोसिटी बताइए, तो OA क्षेत्र का जब आप वेलोसिटी निकालिएगा तो आप क्या कीजिएगा? उसका स्लोप निकालिएगा। स्लोप निकालने का तरीका क्या है? तो आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जब उसका स्लोप के सहारे जब वेलोसिटी जान रहे हैं, तो उसके लिए आपको फार्मूला यहाँ पर क्या है? स्लोप का मतलब क्या है? tan थीटा है यहाँ पर, यानी कि स्लोप tan ऑफ थीटा। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? y2 माइनस y1 डिवाइड, ऐसे वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, परंतु ग्राफ के सहारे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब कैसे प्राप्त करेंगे इसको? तो देखिए सपोज डेट OA रीजन का हम निकालने जा रहे हैं, तो OA रीजन का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर समझते हैं y2, तो y2 का मतलब देखिए OA रीजन में जो लास्ट वाला जो y का जो मार्क होगा, लास्ट y के सामने जाएंगे, y ऊपर की ओर है, x नीचे की ओर है, तो y2 यानी इस पॉइंट पर यह फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो इसके सामने वैल्यू कितना है? 5 है, माइनस y1, तो y1 तो अब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ओरिजिन से, तो इस पॉइंट पर y का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर क्या होता है? जहाँ ओरिजिन होता है मूल बिंदु, वहाँ पर 0 होता है, तो 0 डिवाइड x2। अब देखिए यहाँ पर फाइनल पॉइंट है आपका OA में, तो x की तरफ आएंगे नीचे, तो यहाँ पर वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 माइनस x1, तो इस पर इनिशियल पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है x को वाला, तो a आपको हो गया 0, यानी 5 में से 0 गया 5 और 1 डिवाइड करेंगे 5 और वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितने मीटर की दूरी तय किया? 5 मीटर के, यानी विस्थापन उसका कितना हुआ? 5 मीटर हुआ। तो यह हो गया आपको निकालने का तरीका। अब देखिए सपोज दैट OB नहीं OC रीजन का हमको निकालना है, OC रीजन का वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे? y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1, तो y2 जो होगा क्या होगा? OC रीजन में देखिए C पॉइंट पर आप y के सामने जाइए, तो कितना है वैल्यू? 15 है, माइनस y1 आपका क्या है? देखिए y1 यहाँ पर, यानी कि इस पॉइंट पर y के सामने हम यदि गए तो 0 मिला। x2 यहाँ पर x2 कितना देगा? 3 को देगा, माइनस x1 कितना देगा? इसके सामने आते हैं हम तो 0 को देगा, यानी 15/3, 3 × 15, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ग्राफ जो है हर एक स्थिति में, OB में भी आपको आने वाला है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक स्थिति में आप देखिए तो यहाँ पर ग्राफ का जो वेलोसिटी का जो वैल्यू जो है वह चेंज नहीं है, यानी कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए कहा गया कि ग्राफ यदि सीधी रेखा में हो तो वह कांस्टेंट को इंडिकेट करेगा, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी हो या कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो या कांस्टेंट स्पीड हो, यानी कि आपको जो वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज होने वाला नहीं है, यानी कि अचर रहने वाला है। चलिए तो अब बात करते हैं ग्राफ में हम लोग कि किस प्रकार से और टर्म को समझा जाए यहाँ पर,
जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए एक ग्राफ है यहाँ पर लिए एक्स अक्ष वाई अक्ष। एक और बात आप याद रखिएगा कि जो समय जो होगा वह हमेशा एक्स अक्ष पर होगा, यानी कि यह स्वतंत्र होगा, यानी टाइम जो होगा हमेशा किस पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। इसको आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कि ग्राफ जो है वह किस तरीका से हो रहा है। 1 2 3 4 यहाँ पर बात कर लिए 10 20 30 40। अब देखिए यहाँ पर मान लिया कि पहले सेकंड में मैं 10 मीटर की दूरी तय किया, पहले सेकंड के सामने गया 10 के सामने गया, दूसरे सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय किया 30 के सामने गया और 2 के सामने गया, तीसरे सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय किया 40 के सामने गया और 3 के सामने गया। अब सबको जो है कि मिला दिया। अब देखिए ग्राफ आपका इस ढंग से मिला, कर्व मिला, यानी कि ग्राफ जो मिल सकती है या तो सीधी रेखा में मिल सकती है या तो कर्व मिल सकती है। यहाँ पर 2 पॉइंट से यहाँ पर क्लियर होता है। अब देखिए आगे का भी ग्राफ किस किस प्रकार का मिल सकता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये ग्राफ जो है क्या कह रहा है हमें। यहाँ पर ग्राफ जो है वह एक समान नहीं है, वह अचर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बदलने वाला, बदलने वाला है, क्योंकि सीधी रेखा में जो ग्राफ होगा वही ग्राफ आपको अचर को इंडिकेट करेगा, बाकी जो भी ग्राफ जो होंगे वह चर को इंडिकेट करेंगे, यानी बदलने वाले होंगे। पहले सेकंड में 10 मीटर, चलिए दूसरे सेकंड में भाई 30 मीटर, है ना, यानी कि एक सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 30 मीटर, 20 ज़्यादा बढ़ गया। तीसरे सेकंड में देखिए तो 40 मीटर का। तो कहने का मतलब कि हर एक सेकंड में यहाँ पर क्या हो रहा है, दूरी जो हो रहा है, विस्थापन जो हो रहा है, चेंज हो रहा है। तब इस परिस्थिति में आपको क्या चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यानी कि तीनों जो होगा क्या होगा, बदलने वाला है। यदि मान लिया जाए कि दूसरे सेकंड में यह 15 मीटर पर होता तो पॉइंट हम लोग यहाँ लेते हैं दूसरे सेकंड के सामने, तब ग्राफ आपका क्या होता, यहाँ के बाद यहाँ जाता। हो सकता कि तीसरे सेकंड में 25 पर जाके रुकता या 30 पर जाके रुकता, तो फिर ऐसे ही है इस तरीक़ा से यहाँ से यहाँ चला जाता। यानी कि ग्राफ को मूल रूप से यदि आपको समझना है तो आप फिर से इसको समझिए, यह किस किस फॉर्म में रह सकते हैं। जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स और वाई अक्ष पर मैं ग्राफ को यदि इस रूप में खींच दूँ, ऐसे इंडिकेट कर रहा है। यदि मान लिया जाए एक्स अक्ष वाई अक्ष ग्राफ जो है सपोज डैट ऐसे इंडिकेट कर दूं, यदि एक्स अक्ष वाई अक्ष और ग्राफ जो है मैं ऐसे इंडिकेट कर दूं। यहाँ पर 3 ग्राफ दिए गए हैं, तीनों का रूप अलग अलग है। यह जो रूप है किसको इंडिकेट करता है, तो यह अचर को इंडिकेट करता है, मतलब स्थिर रहने वाला है। अचर तो सीधी रेखा भी होती है, ए वाला लाइन भी जो है आपको इंडिकेट करेगा अचर को, परंतु ए वाला लाइन क्या हमें बतला रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है 1 2 3 4 समय बढ़ते जा रहा है, प्रत्येक स्थिति में जो है आपका दूरी या विस्थापन जो है बदलने वाला नहीं है। जैसे मान यहाँ पर आप 10 लिखें, यहाँ 20 लिखें, यहाँ 30 लिखें, पहले सेकंड में 30, दूसरे सेकंड में भी 30, तीसरे सेकंड में भी 30, चौथे सेकंड में भी 30, यानी कि यह डिस्टेंस जो है समय बढ़ रहा है परंतु चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वस्तु जो है वह रेस्ट में है, वह रुकी हुई है, स्थिर है। परंतु जो इस प्रकार का ग्राफ है या फिर जो इस प्रकार का ग्राफ है वह किसको इंडिकेट कर रहा है, तो इस प्रकार के जो ग्राफ है वह आपको इंडिकेट करेगा कि क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। और इस तरह का जो ग्राफ होगा वह आपको इंडिकेट करेगा कि क्या हो रहा है, घट रहा है। अब कैसे, उसको भी मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। चलिए तो देखते हैं। देखा जाए यहाँ पर सबसे पहले आप कॉपी कलम निकालिए और नोट कीजिए कि ग्राफ के जो नियम जो हैं खींचने का मुख्य रूप से 3 प्रकार के नियम हैं। कौन कौन से नियम आ रहे हैं आपको,
तो x अक्ष निर्देशांक, y अक्ष निर्देशांक लिखेंगे। x अक्ष पर जो निर्देशांक होंगे वो जो वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, स्वतंत्र होगा। y अक्ष पर निर्देशांक जो होगा क्या होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग जो समय को जो हमेशा रखेंगे x अक्ष पर रखेंगे और वह हमेशा क्या होगा, स्वतंत्र होगा। चलिए तो अब बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए एंगल से रिलेटेड बात करते हैं। x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष, y अक्ष। अब देखिए यहाँ पर अगर एंगल आपको x अक्ष के साथ एंगल को लेना है, यहाँ पर थीटा मिला, एंगल आपको इस तरीक़ा से यहाँ भी थीटा मिला। यदि एंगल न्यून कोण होगा यानी 90 डिग्री से छोटा होगा तो आपको ये जो ग्राफ जो होंगे यह किसको इंडिकेट करेंगे, पॉजिटिव को इंडिकेट करेंगे। और अगर मान लिया जाए कि थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वह इंडिकेट करेंगे निगेटिव को। कैसे, उसको हम यहाँ पर समझते हैं वैल्यू को रखकर। जैसे मान लिया यहाँ वैल्यू आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, यहाँ पर वैल्यू 5, 10, 15, 20 रखा। यहाँ दूरी विस्थापन है, यहाँ टाइम जो है सेकंड में है। अब देखिए कि आप प्रत्येक स्थिति में देखिए कि सपोज दैट आप इस तरीक़ा से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि एंगल जो बन रहा है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको करना है तो स्पर्श रेखा खींचेंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे x अक्ष के साथ। यहाँ पर खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसको मिलाएंगे। आप देखिए कि एंगल जो बनने वाला है किसी भी पॉइंट पर, यहाँ भी बनने वाला है, तो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। 90 डिग्री कब होगा, जब सीधा लाइन आ जाएगा। 90 डिग्री से बड़ा कब होगा, जब इस डायरेक्शन में आ जाएगा। परंतु यदि ग्राफ आपका इस तरीक़ा से है, इस तरीक़ा से है, तो आप क्या कीजिएगा, एंगल बनाइएगा x अक्ष के साथ। इस पॉइंट पर अगर तो इस तरीक़ा से जाएगा, इस पॉइंट पर बनाइएगा एंगल अगर यहाँ पर, तो ये भी जो है नीचे की ओर डाउन करेंगे। यानी कि आपको शॉर्ट में ये याद रखना होगा कि ग्राफ यदि ऐसे है तो सीधी रेखा में हो जाएगा, या फिर ग्राफ ऐसे ऐसे अगर जा रहा है तो वह न्यून कोण को इंडिकेट कर रहा है। ग्राफ यदि ऐसे 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 खींच रहे हैं, नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो वह अधिक कोण को इंडिकेट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ग्राफ यदि नीचे की ओर इस तरीक़ा से एंगल बनाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो वह आपको निगेटिव को इंडिकेट करने वाले हैं। अगर इस तरीक़ा से जाएगा तो वह पॉजिटिव को इंडिकेट करने वाला है। यानी कि थीटा का मान यह डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप दर्शाने वाले हैं, या फिर ग्राफ जो है किस प्रकार से दर्शा रहा है, उसी के हिसाब से ग्राफ के वैल्यू को लिखा जाता है। चलिए तो बात करते हैं अब ग्राफ से रिलेटेड और ढेर सारे बातें। जैसे मान लिया कि एक ग्राफ है आपके सामने, x अक्ष, y अक्ष। सपोज दैट यहाँ पर आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पर आपने रखा टाइम, टाइम को सेकेंड में रखा, वेलोसिटी को मान लिया जाए मीटर पर सेकेंड में रखा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है ऊपर में और नीचे टाइम में चेंजिंग हो रहा है, तो दोनों से रिलेटेड क्या मिलता है, a बराबर v माइनस यू बाई टी। यानी एक्सीलरेशन ग्राफ हो जाएगा या त्वरण को इंडिकेट करेगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको इंडिकेट करता है, त्वरण को इंडिकेट करता है। जैसे मान लिया जाए कि आप यहाँ पर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, वैल्यू अपने मन से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड रख दिया। इधर जो है आप वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड रख दिए। तो यह जो ग्राफ जो बनने वाला है यह किसको इंडिकेट करने वाला है, तो एक्सीलरेशन को इंडिकेट करने वाला है, यानी कि त्वरण को इंडिकेट करने वाला है। अब देखिए जैसे पहले 5 सेकेंड में आपका वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे जो 5 सेकेंड है यानी 10 सेकेंड में आपका 15 मीटर पर सेकेंड है ना। तीसरे में जो है कि मान लिया कि 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ग्राफ आपका इस तरीक़ा से बनेगा। यानी कि यहाँ पर एक्सीलरेशन को इंडिकेट किया। अब एक्सीलरेशन में भी ग्राफ 3 प्रकार के बन सकते हैं, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आप शॉर्ट में याद रखें। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बतला देता हूँ कि ग्राफ का जो सिचुएशन होगा, अगर मैं इस तरीक़ा से रखूँ x अक्ष, y अक्ष, तो इसमें 3 लाइन में बनाता हूँ, एक इस तरीक़ा से, एक इस तरीक़ा से
एक इस तरीका से। यदि यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर विस्थापन है, तो ऐसी स्थिति में विस्थापन समय से हमें क्या मिलने वाला है? वेलोसिटी, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अगर यहाँ पर दूरी रहेगा तो दूरी और समय से क्या मिलने वाला है? स्पीड। यदि यहाँ पर वेलोसिटी रहेगा और टाइम रहेगा तो क्या मिलने वाला है? त्वरण मिलने वाला है, यानी कि 3 स्थितियाँ मिलने वाली हैं। तो अब देखिए, अगर ऐसा है लाइन तो इसको हम कांस्टेंट के द्वारा इंडिकेट करेंगे। अगर लाइन इस तरीका से है और लाइन इस तरीका से है, तो नीचे से ऊपर की ओर यदि जाएगा तो उसको हम इंक्रीजिंग के द्वारा इंडिकेट करेंगे, मतलब बढ़ेगा। और अगर ऊपर से नीचे की ओर आता है तो यह घटेगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग को इंडिकेट करेगा। यानी कि अगर हम स्पीड की बात करें तो यह कांस्टेंट स्पीड, यह आपको इंक्रीजिंग स्पीड और यह डिक्रीजिंग स्पीड। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो यह कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यह इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बढ़ने वाला, और यह डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन यानी कि घटने वाला। घटने वाला एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, मंदन, जिसको मैंने एक्सेलरेशन वाले वीडियो में बतलाया था। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझें कि ग्राफ यदि ऐसे रहेगा तो ऐसा वाला ग्राफ क्या किसको इंडिकेट करेगा? जैसे यहाँ पर एक्स और वाई एक्स के बीच में ऐसे बना दिया तो क्या किसको इंडिकेट करेगा? यह नीचे की ओर झुक रहा है, मतलब कि घट रहा है। और अगर आपको इस तरीका से रहेगा तो यह ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। और आपको यदि ऐसा रहेगा तो यह किसको इंडिकेट करेगा? कांस्टेंट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, यानी कि जो भी ग्राफ रहेगा, जो भी भौतिक राशि होगा, उसके द्वारा जो नए आपको भौतिक राशि मिलेंगे, जैसे एक्सेलरेशन मिल सकते हैं, स्पीड मिल सकते हैं, वेलोसिटी मिल सकते हैं, तो उसमें आपको देखना है कि प्रत्येक स्थिति में कैसा ग्राफ बन रहा है, और तब उस ग्राफ का हम लोग नामकरण जो है किस तरीका से करें। जैसे मान लिया जाए, अब आपको मैं बतला रहा हूँ, यदि कोई कहता है एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि यह ग्राफ जो है संभव है कि नहीं है। कैसा ग्राफ मैंने दे दिया? तो विस्थापन इस तरीका इस तरफ दे दिया मीटर में, और आपको समय जो है इस तरफ दे दिया सेकंड में या घंटा में, जो भी कुछ है। तो अब जो है, अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूं तो आपके मन में क्या होगा? इस तरीका के ग्राफ है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें वस्तुएं जो है घूम रही हैं गोल गोल, ऐसा नहीं है। आपको ये सोचना है कि एक ग्राफ है, और ग्राफ में देखिए स्थितियां क्या क्या आ रही हैं। सपोज डैट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यहाँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जो भी कुछ है, इस तरफ आगे बढ़ेगा, इस तरफ भी बढ़ेगा। यदि मैं बात करूं कि 2 सेकेंड पर, यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर इसका कितना विस्थापन होगा? 2 सेकेंड पर विस्थापन कितना होगा? तो देखिए 1 से कम आ रहा है। यदि मैं यहाँ पर रहूँ तो 1 मीटर है, और टाइम कितना है? 2 ही सेकेंड है। यदि मैं यहाँ पर रहूँ तो 3 मीटर है, टाइम कितना है? 2 ही सेकेंड है। इसका मतलब यह ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि एक ही समय पर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति 2 जगह नहीं रह सकता है। जैसे यहाँ पर जब है तो समय कितना है? 2 सेकेंड, और यह वस्तु का स्थिति कितने मीटर पर है? 3 मीटर पर है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर है तो 2 सेकेंड है, वस्तु की स्थिति क्या है? 1 मीटर है। इस पॉइंट पर है तो 2 ही सेकेंड है, वस्तु की स्थिति जो है 2 मीटर है। यदि इस पॉइंट पर है तो 2 ही सेकेंड है, वस्तु की स्थिति 4 मीटर है। इस पॉइंट पर है तो 2 ही सेकेंड है, वस्तु की स्थिति 5 मीटर। मतलब एक ही समय पर भिन्न भिन्न पॉइंट पर वस्तु की स्थिति है, जो कि गलत है। क्योंकि यदि मैं आपको कहूँ कि आप 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो आप 1 ही मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, न कि 1 सेकेंड में आप 1 मीटर की भी दूरी तय कर रहे हैं। 1 ही सेकेंड में, उसी समय, उसी क्षण आप 2 पर भी हैं, उसी समय आप 3 मीटर पर भी हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप एक ही समय में कितनी जगह प्रकट हो सकते हैं, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इस तरह का जो ग्राफ होगा, गोल ग्राफ जो होगा, वह संभव नहीं होगा। तो आपके माइंड में आ गया होगा सारा बात कि यदि ग्राफ इस तरीका से है, नीचे की ओर है, झुका हुआ है, तो वह घटेगा, डिक्रीज करेगा। ऊपर की ओर है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं कि इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, है ना। गोल है तो यह पॉसिबल नहीं है। तो आप भिन्न भिन्न तरीका से ग्राफ को
यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ बताने का मेन रीज़न क्या है कि हमें ग्राफीय विधि से भी किसको प्रूव करना है, तो गति के तीनों समीकरण को साबित करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं निकालने के लिए ग्राफीय विधि से। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये स्वतंत्र होगा या आश्रित होगा, निर्भर करेगा, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 4, टाइम है सेकेंड में, यहाँ विस्थापन है मीटर में। अब यदि मैं ग्राफ ऐसा बना दूँ इस तरीक़ा से, यहाँ O लिख दूँ, यहाँ A लिख दूँ, यहाँ B लिख दूँ और यहाँ C लिख दूँ। अब देखिए इस तरफ यदि मान लिया जाए 10 15 20 25 मीटर में दिया हुआ है। यदि आपसे कोई पूछे OA रीजन का यदि यह विस्थापन है और यदि यह समय है, OA रीजन का वेलोसिटी क्या होगा, विस्थापन समय से हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। OA रीजन का वेलोसिटी क्या होगा, AB रीजन का वेलोसिटी क्या होगा और आपको BC रीजन का। तो OA रीजन का जब निकालिएगा तो निकालने के लिए आपको क्या बतलाएं, स्लोप के सहारे बतलाएं, स्लोप के द्वारा आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो OA रीजन के द्वारा कैसे निकालेंगे, तो OA का रीजन का तो स्लोप निकाल देंगे, यहाँ पर वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, तो अभी बतलाया था मैंने, स्लोप यानी कि tan थीटा निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या होगा, यानी कि जहाँ स्लोप होगा वहाँ tan ऑफ थीटा लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, तो क्या होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो अब देखिए इस पॉइंट पर y2 यानी कि एक 15 वैल्यू आ गया, y1 यानी इनिशियल पॉइंट यहाँ पर 0 आ गया, डिवाइड x2 इस पॉइंट पर कितना है 1 होगा, x1 क्या होगा हमेशा, देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है तो 0 होगा, तब क्या हो गया 15/1 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। यदि AB रीजन का पूछे तो AB के लिए क्या होगा, उसी प्रकार से y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो y2 क्या होगा, AB रीजन के लिए यहाँ पर है तो y2 क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर 15 हो गए और माइनस इस पॉइंट पर AB के लिए, तो देखिए जो नाम लिखेगा, जैसे OA नाम लिखा तो A जो होगा, जो बाद में आएगा वह y2 को इंडिकेट करेगा, जो शुरू में आएगा वह y1 को इंडिकेट करेगा। तो AB में B आया तो B पर क्या है 15 है, और A शुरू में आया तो A के सामने क्या है y का स्थिति यानी y1 का स्थिति, तो 15 है, तो 15 माइनस 15 क्या हो गया 0, और नीचे में वैल्यू कुछ भी रहे, अगर ऊपर में 0 आ गया तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट क्या आने वाला है 0, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि आप A से B तक के दोनों स्थिति में देखें तो आप सेम पॉइंट पर हैं। यदि पॉइंट अगर सेम नहीं होता तब यहाँ पर हम कहते कि वेलोसिटी होता, समय बढ़ रहा है, समय चेंज हो रहा है, परंतु आपकी स्थिति वहीं की वहीं है, यानी कि वेलोसिटी कितना आ गया 0, ठीक ना। इसलिए मैंने कहा कि जब इस तरीक़ा से सरल रेखा होगा, इस तरीक़ा से जब होगा तो वह इंडिकेट करेगा किसको, तो 0 को इंडिकेट करेगा, किसको, यानी कि रेस्ट पोजीशन को इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी है ही नहीं, अभी मैंने बतलाया था। और अगर ऐसा होगा सीधी रेखा तो यह कांस्टेंट को इंडिकेट करेगा, इस तरीक़ा से होगा तो वह घटने का, डिक्रीजिंग का, इस तरीक़ा से होगा तो इंक्रीजिंग का। अगर आप BC रीजन की बात करें तो BC तो C पॉइंट पर, तो y2 क्या होगा C पॉइंट पर, इसके सामने है तो 25 हो जाएगा, और y1 क्या होगा तो BC के लिए, तो y1 क्या होगा, तो B के सामने आइए तो y के सामने स्थिति क्या है 15 है ना। C BC के लिए बात कर रहे हैं तो इसके C के सामने कितना है वैल्यू 4 है x2, और B के सामने वैल्यू कितना है 3 है, तो 25 माइनस 15 10, 4 में से 3 गए 1, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीक़ा से आप प्रत्येक रीजन का वेलोसिटी जो है इजली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में हम लोग क्या जाने, तो ग्राफ से रिलेटेड जो भी बातें थी उसको जाने, और ग्राफ से रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल था उसको आज हम लोग समझें। यानी कि ग्राफ जो होगा किस प्रकार से होगा, ग्राफ किसे कहते हैं, और इसे किस प्रकार से जो है हम लोग निरूपित कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट को आज हम लोग समझें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा, और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह गति के समीकरण होगा, और गति के तीनों समीकरण को मैं ग्राफीय विधि से साबित करूंगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।